हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गार्गी सारस्वत और मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए एक और नया सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, जिसको बहुत बहुप्रतीक्षित थी आपके लिए और आप मुझे काफ़ी समय से कह भी रहे थे कि इस थ्योरी को मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम सीटेट 2021 में जो दिसंबर में और जनवरी में 2022 के जनवरी में जिस तरीके के क्वेश्चन बने थे जीन पियाजे से, वो पिछली जितने भी साल आए थे उनकी तुलना में थोड़े से डिफरेंट थे। तो उसके बेसिस पे आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से डेप्थ ली गई थी और नए शब्दों को जोड़ा गया था। तो आज हम वही चीज समझ रहे होंगे, तो जुड़ जाएंगे फटाफट से नए सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। तो सबसे पहली चीज जो समझनी है वो ये है कि जीन पियाजे साहब जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, बड़े गोलू मोलू से बढ़िया से इंसान हैं। इन्होंने एक बहुत मजेदार बात करी कि जैसे जैसे आप बायोलॉजिकली मैच्योर होते जाते हो, जैसे जैसे परिपक्व होते जाते हो, आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो जाहिर सी बात है आपको एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और उसी हिसाब से बच्चों के कंसेप्ट भी बनने लगते हैं हर चीज के बारे में। बहुत अच्छी बात कही, फिर से समझ लें कि जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो बायोलॉजिकली, वैसे वैसे आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं और हर चीज के लिए आपके कंसेप्ट बनने लगते हैं। बच्चों के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं। यानी बच्चा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इनएक्टिव वे में सीखे। अगर बच्चा सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, उस चीज में इन्वॉल्व होगा, तो जरूर ही वो बच्चा सीखेगा। ठीक साहब। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे ध्यान देते हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बच्चों की थिंकिंग यानी बच्चों की सोच जो है वो अडल्ट से अलग होती है। किसमें? टाइप में, प्रकार में अलग होती है। टाइप यानी प्रकार में अलग होती है बच्चों की सोच। किससे? बड़ों से। बच्चों की सोच बड़ों से टाइप में अलग होती है। ये एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि बच्चों की सोच बड़ों से टाइप में अलग होती है लेकिन मात्रा में अलग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि बच्चे की सोच जो है वो आप कहें कि नहीं, बच्चे की सोच क्वांटिटी में 2 किलो की होती है और बड़े की सोच ना, बड़े आदमी की क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो 10 किलो की सोच होती है। नहीं ना। तो बच्चे और बड़े की सोच में अंतर, सोचने के तरीके में अंतर होता है। तो बच्चों की थिंकिंग, बच्चों का सोचना अडल्ट से, बड़ों से टाइप में, प्रकार में अलग अलग होता है, ना कि मात्रा में। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट इसलिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब समझें, इन्होंने कहा कि सीखना, सीखना 2 चीजें इसके अंदर आती हैं। जब आप चीजें सीखते हो तो 2 ही चीजें होती हैं। एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और दूसरा होता है अनुकूलन। अनुकूलन यानी एडजस्टमेंट। क्या कहा जीन पियाजे साहब ने कि जब आप सीखते हो तो 2 ही चीजें होती हैं भैया लर्निंग में। एक तो होता है संगठन, पूरी जिंदगी आप कुछ ना कुछ सीखोगे और जो भी कुछ सीखोगे उसे अपने पहले के अनुभव में जोड़ते जाओगे। इस तरीके से आपको लाइफ में एक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का क्या हो जाएगा? संगठन होगा। यानी आपके पास बहुत सारे अनुभवों का ग्रुप होगा। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो संगठन, लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा हम सीखेंगे और उसे जोड़ते चलेंगे। और कई बार ऐसा भी आएगा कि आप जो सीखोगे उसमें आपको कुछ गड़बड़ी नजर आ रही होगी कि ये जो मैंने सीखा ये सीधे सीधे पता नहीं क्यों मेरे पहले के ज्ञान में फिट नहीं बैठ पा रहा है। तो उसे कहते हैं अनुकूलन। यानी ऐसी सिचुएशन में जब आप देखोगे कि आपके पहले के ज्ञान में फिट नहीं बैठ पा रहा, तो आप अपने वातावरण के, अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग ढालोगे, अपने आप में वातावरण के अकॉर्डिंग चेंजेस करोगे। वैसे भी लर्निंग से आप अपने आप में वातावरण के अकॉर्डिंग चेंजेस ही करते हो कि भाई आपने सीख लिया, लर्निंग करी, आपने सीखा कि भैया ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक, इसके वातावरण में ढलने के लिए मुझे इनकी तरह ये चीजें सीख लेनी होंगी कि यो व्हाट्स अप, कूल लगूं ताकि मैं इनके साथ मिंगल हो सकूं। ठीक है, या आई हैव डन, या आई हैव डन डन डन।
कैसे एक्सेल पे फाइल बनानी है, किस तरीके से चीजें करनी है, वो सब सीखना होगा। तो पूरी लाइफ में सीखने के दो ही उद्देश्य होते हैं, एक तो आप पूरा जो भी कुछ सीखते हो उसे संगठित करते चलते हो, दूसरा एडजस्टमेंट करते हैं, अनुकूलन करते हैं, जो कुछ सीखा उससे आप अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग ढालोगे। अब अनुकूलन में यहां इन्होंने 3 टर्म बताए थे। पहला टर्म आत्मसातीकरण, जिसे बोलते हैं असिमिलेशन, मैं कहती हूं आत्मसात करना, यानी आ गले लग जा, शाहरुख खान वाली स्टाइल में। आपका जो पुराना ज्ञान है उसमें आप नए ज्ञान को बिना किसी चेंज के जोड़ देते हो। बेस्ट एग्जाम्पल खुद आपके सीटेट में आया हुआ ही क्वेश्चन था। एक बच्चा ये समझता है कि भैया उड़ने वाली जो भी चीज होती है उसे चिड़िया, वो जानता है, उसे किसी ने बताया होगा घर वालों ने कि चिड़िया है। तो अब इस बच्चे ने ना क्या करा, अब पहली बार पतंग उड़ते देखी तो इसको लगा हर उड़ने वाली चीज चिड़िया होती है, तो इसने पतंग को भी चिड़िया कह दिया। पहले से जो ज्ञान था कि भैया चिड़िया है ये क्योंकि ये उड़ती है, उसमें नया ज्ञान जोड़ दिया। नया ज्ञान क्या कि पतंग उड़ती हुई देखी, उसे भी चिड़िया कह दिया, लेकिन कोई चेंज नहीं करा कि नहीं ये पतंग है। ठीक, इसे कहते हैं आत्मसातीकरण। जब पहले के ज्ञान में नया कुछ जोड़ा जाए और कहीं कोई चेंज न किया जाए, ऐसे ही गले लगा लिया जाए, आत्मसातीकरण, असिमिलेशन। समायोजन क्या सिचुएशन होती है, समायोजन अकोमोडेशन, समायोजन होता है अकोमोडेशन, समायोजन अकोमोडेशन, पुराने में बदलाव करना, पुराने में बदलाव करना, पुराने में समायोजन करना, जगह बनाना। आपके घर में मैं आऊं और मैं कहूं कि मैं आपके शहर में हूं, बेटा क्या आपके घर आ सकते हैं, रुकने के लिए कोई होटल नहीं मिल रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आइए आइए। तो जो आपका फैला हुआ कमरा रहता है जिसमें आपने दुनिया भर के 3 टुकड़े अपनी ही बेडरूम पे फैला के रखे होते हैं, तुम उन्हें तुरंत समेटोगे, सलीके से लगाओगे और मेरे बैठने लेटने की व्यवस्था करवाओगे। ये क्या है, ये अकोमोडेशन है। पुराने में क्या करना, चेंज करना, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, लेकिन पुराने में चेंज करना। यानी यहां बच्चा क्या कह रहा है, अच्छा तो पतंग को अभी भी चिड़िया बोल रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, अच्छा ये धागे वाली चिड़िया है, तो ये धागे वाली चिड़िया है, अच्छा ये अलग है, अच्छा धागे वाली चिड़िया है। ये पुराने ज्ञान में चेंज कर रहा, मतलब चिड़िया को, इसको पतंग को धागे वाली चिड़िया बोल दे रहा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। फिर आता है तीसरा चीज, जब बच्चे को किसी न किसी ने बताया, किसी बड़े ने बताया, किसी किताब में बच्चे ने देखा कि नहीं यार चिड़िया अलग होती है, पतंग अलग होती है, पतंग निर्जीव है, मर जाएगी, फट जाएगी, बारिश होगी गल जाएगी, हवा ज्यादा उड़ जाएगी, कोई काटेगा कट जाएगी। तब उसके समझ में आया, तब उसने सही ज्ञान का निर्माण किया। सही ज्ञान का निर्माण जब बच्चा करेगा तो उसे कहते हैं साम्य धारण या संतुलन, इक्विलिब्रेशन। ठीक, तो सबसे पहला टर्म आत्मसातीकरण, जहां बच्चा कोई चेंज नहीं करता पुराने ज्ञान और नए ज्ञान में। फिर आता है समायोजन, अकोमोडेशन, जहां बच्चा पुराने ज्ञान में चेंज करता है और लेकिन फिर भी सही ज्ञान, सही नॉलेज नहीं है उसको। अंत में जाके इक्विलिब्रेशन होता है, साम्य धारण या संतुलन होता है जब बच्चा सही ज्ञान का निर्माण करता है। एक टर्म बड़ा पूछा जाता है जीन पियाजे साहब का, स्कीमा क्या है। स्कीमा क्या है, सूचनाओं का पैकेट है। आप जीवन भर बहुत सारा ज्ञान, ठीक है, नॉलेज अर्जित करोगे, उस सब का एक ग्रुप क्या है, उस सब का पैकेट आपके दिमाग में जो है, इसे कहा जाएगा स्कीमा। ठीक है, तो यहां जब बच्चे के दिमाग में सही ज्ञान फिट हो गया ना कि नहीं पतंग अलग चीज है और चिड़िया अलग चीज है, तो आप कहोगे बच्चे को सही स्कीमा बनाना आ गया, कीमा नहीं, सही स्कीमा बनाना आ गया, सही ज्ञान हो गया, सही सूचना हो गई, सही नॉलेज हो गई। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझें, इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पिछले साल ना इन्हीं अवस्थाओं में थोड़ा घुमा घुमा के गुगली डाल दी यार, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो इन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत में ही बता दिया इन्होंने हमें कि बच्चा क्या होता है पूरी लाइफ, जैसे जैसे बायोलॉजिकली मैच्योर होता है,
ठीक है, वैसे वैसे उसको अनुभव होते हैं, वैसे वैसे वो कंसेप्ट बनाता है, हर चीज को लेके अपनी एक सोच बनाता है। तो इन्होंने कहा कि विकास के 4 स्टेजेस बताई, उसमें सबसे पहली स्टेज का नाम दिया सेंसरी मोटर संवेदी पेशी 0 से 2 साल की उम्र। ये देखो, ये नन्ना मुन्ना बच्चा 0 से 2 साल का, यहां ये जो भी ज्ञान प्राप्त करता है अपने सेंस ऑर्गन से सीखेगा। इसकी जुबान पे मैं ऐसे करके लगा दूं कोल्ड ड्रिंक, ऐसे कर जाएगा, बढ़िया सा खट्टा कुछ लगा दूं करके यूं कर जाएगा। तो जो भी ज्ञान लेगा वो अपने सेंस ऑर्गन से लेगा। गरम लगा, हाथ पीछे करना, सेंस ऑर्गन से। क्यों? अब आप ये कहो कि नहीं साहब इसको आप समझाओगे और तभी समझ जाएगा, इतना समझदार ये है नहीं। तो इसका सारे ज्ञान का केवल एक ही सोर्स है, वो क्या है? इसके सेंस ऑर्गन। तो इस समय इसका आंख, कान, हाथ, नाक सब दिमाग की तरह काम करते हैं। यहां एक टर्म पैदा होता है, बच्चे को एक चीज समझ में आती है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। ठीक है, परमानेंस, NANCE, गलती हो गई थी भाई। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या सिचुएशन है, वस्तु स्थायित्व क्या चीज है, ये जानता है। ऐसी वस्तु जीवन में है, इसने देखी है, इसका एक खिलौना है, इसने देखा है। आप उसको छुपा दोगे, इसको बेड पे वो दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खिलौना है ही नहीं। ये जानता है कि खिलौना है, मैंने देखा है, ये चीज दुनिया में उपस्थित है। तो वो चीज वहां से हटा भी जाए तो भी वो उसे उसी जगह पे जहां ये खिलौना रखा रहता वहीं ढूंढेगा। ये देखो, घुस के ढूंढने जा रहा है, फिर दूसरी जगह पे भी ढूंढेगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, ये जानता है कि ये ऐसा खिलौना है। अगर आप उसे छुपा दोगे, बेशक अभी मेरी नजरों के सामने नहीं है, लेकिन ये चीज होती है, तो भैया इसको ढूंढ लेते हैं। तो इसे कहते हैं दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंस बन जाएगा, वस्तु स्थायित्व बन जाएगा कि मेरा खिलौना यहां रखा रहता है। तो अगर चादर से ढक गया है तो वहीं उसी पर्टिकुलर प्लेस पे ढूंढने जाएगा जहां उसका रखा रहता है खिलौना, फिर उसके अड़ोस पड़ोस की जगहों में घूमेगा। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेज आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल की उम्र। ये रहा हमारा युग बाबू, इस एज का बच्चा होता है। इस एज का बच्चा ना सिंबल्स का यूज बहुत करता है, प्रतीक बनाता है। ये कल ही इसने क्ले से बनाया था, कल परसों में इसने मुझे भेजा, तो मुझे लगा बेस्ट एग्जाम्पल इसी को बताने के लिए होगा। सिंबल्स का यूज करने में माहिर है। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले ये मैंने फसल बनाई, ये इंसान बनाया, स्नेक बनाया। देखो कितना इलॉजिकल है, स्नेक की लंबाई देखो सबसे ज्यादा है इन चीजों में। मैंने पूछा ये क्या बनाया हुआ था और ये क्या है, बोले ये छोटे छोटे ना कैटरपिलर हैं। सिंबल्स का यूज कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग कैटरपिलर का सिंबल बनाए हैं उसने। तुम समझो, तुम्हारी टेंशन है, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते हो, उसको आता है। उसकी नजर में उसने कैटरपिलर बनाए। तुम अंधे हो जो समझ नहीं पाए कैटरपिलर है भाई। ये सिंबल्स का यूज करता है। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी का पहिया है। सिंबल्स, किसी भी चीज को वो अपने अकॉर्डिंग सिंबलाइज कर लेगा, प्रतीक बना लेगा कि ये चीज मेरी गाड़ी का पहिया है। गोल लग रही है, हाँ ये मेरी गाड़ी का ही पहिया है, अभी गाड़ी भी नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो ये स्टेज वो होती है जिसमें बच्चा प्रतीकों का यूज करने में माहिर होता है, दिमाग में इमेज बन जाती है। जैसे इसने कुत्ता देखा है, कुत्ते की भौं भौं सुनेगा, कुत्ता सामने नहीं होगा ना, फिर भी इसके दिमाग में क्या बन जाएगी, कुत्ते की इमेज बन जाएगी तुरंत ही, कुत्ते की भौं भौं सुनकर। क्यों? क्योंकि अब इसके दिमाग में इमेजिनिंग होने लगी है चीजों की, इसके दिमाग में चीजों के प्रतीक बैठने लगे हैं और ये उन चीजों के सिंबल्स को यूज भी करता है। तो कुत्ते की इमेज इसने पहले भी देखी है, कुत्ता देखा है, दूर भौं भौं देखा, तो तुरंत इसके दिमाग में कुत्ते की इमेज बनेगी। कौन सी एज होगी? प्री ऑपरेशनल स्टेज होगी। कौन सी एज? प्री ऑपरेशनल। फिर उसके बाद है जीववाद।
फिर उसके बाद कौन सी सिचुएशन आती है, जीववाद की, एनिमिज्म की स्टेज आती है। एनिमिज्म की स्टेज क्या है भाई, एनिमिज्म की सिचुएशन है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझेगा, इसको लगेगा हर चीज सजीव है, अपनी गुड़िया को अपनी तरह नहलाएगा, गुड़िया खाना खाओ, गुड़िया नहा लो, गुड़िया सो जाओ, ठीक है। और अगर गिर जाता है तो क्या करते हैं घर वाले, जो मेरे बच्चों को मारा, चुटी मर गई, धरती माँ बैड, धरती माँ, मम्मी फट से वहीं पे मार देती हैं, बच्चे को लगता है मेरा बदला पूरा ले लिया। अबे निर्जीव है ये चीज, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको लगेगा इसने मुझे गिराया था, इससे बदला लेना था। निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है जीववाद, ठीक है। अहम केंद्रितता, ईगो सेंट्रिसिज्म होता है इसी एज में, अपने आप को समझता है मैं पूरे संसार का सेंटर हूं, मेरे इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, सूरज चंदा मेरे साथ चलते हैं, जब मैं चलता हूं तो मेरे पीछे पीछे मेरे संग संग चलते हैं। तो इलॉजिकल थिंकर है, कितना गजब का इलॉजिकल थिंकर है, आप ये सोचो कोई लॉजिक नहीं है इसके सोचने में। अहमवाद, पूरी दुनिया मेरे अड़ोस पड़ोस में घूम रही है, ये सोच ही क्या है, इलॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है। और जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझ लेता है, ये भी क्या है, एक इलॉजिकल थिंकिंग का ही वो है। लेकिन यहां समझ विकसित है, क्यों विकसित है, क्योंकि आप ये तो देखो ना कि जैसे ही इसने कुत्ते की आवाज सुनी तुरंत के तुरंत इसके दिमाग में इमेजिनिंग हो गई, तुरंत इसने जैसे किसी साइकिल का शब्द सुना तो साइकिल की इमेज बन जाएगी, इसके दिमाग में इमेजिनिंग होने लगेगी, और सिंबल्स का यूज करता है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अच्छा, और क्या सिचुएशन होती है इस एज में, तो देखेंगे केंद्रीयकरण की सिचुएशन होती है, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयता या केंद्रीयकरण। सेंट्रलाइजेशन क्या है, एक समय में एक वस्तु के केवल एक ही पहलू पर, एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाता है। जैसे यहां कंचे देखो, 1 2 3 4 5 6 कंचे हैं, हाथ में ऐसे रखोगे तो कह देगा कि कितने कंचे हैं, एक हाथ में आ गए तो कहेगा थोड़े कंचे हैं, बिखेर दोगे तो कहेगा ज्यादा कंचे हैं। क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि ये फैलाव पर ध्यान दे रहा है, इसने क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया कि हाथ में मुट्ठी में भी 6 ही कंचे थे और यहां पे फैला दिए तो भी 6 ही कंचे हैं। इसके साथ एक सिचुएशन है कि एक चीज की एक ही विशेषता, एक ही पहलू पर ध्यान दे पाता है, इलॉजिकल थिंकर है। बेस्ट एग्जांपल ये है, यहां आप थोड़ा कम दे पा रहे होंगे, ये हमारे युग बाबू का एग्जांपल है। व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे थे कि मैंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने वीडियो कॉल करी, यहां मैं भी दिख सकती थी, मैंने अपने आप को कटवाया है कि भाई बताओ क्या कर रहे हो, बोले मैं है ना वो काउंटिंग लिख रहा हूं। कहां तक की लिख रहे हो, 1 to 20 की, तो देखिए 1 to 20, TO2 नहीं बनाया है, 1 to 20 बनाया है। आ रही है बात समझ में, अपनी अलग सोच है, अपने अलग सिंबल्स हैं, अपने अलग प्रतीक हैं और सेंट्रलाइजेशन है। 2 लिखने का यही तरीका जानता है क्योंकि काउंटिंग सीख रहा है, तो एक समय में एक वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान दे पाता है, इलॉजिकल थिंकर है इस समय पे बच्चा, लॉजिक नहीं लगाएगा। अब आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी मेरे ही घर का एक बच्चा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल का बच्चा, यहां समझदारी आने लग जाएगी। सामने रखी हुई जो भी चीज होगी उस पर चिंतन, उस पर सोच पाएगा, लॉजिकल चिंतन करेगा। लॉजिकल चिंतन मैंने क्यों बोला है, क्योंकि कारण है इस एज में मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है 7 से 11 की, उस एज में इसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण पैदा हो जाता है। यहां 3 + 2 = 5 होते हैं, आप कहो 5 - 3 तो भी कहेगा तो 2 होते हैं, आप कहो 5 - 2 तो कहेगा 3 होते हैं। बोले उल्टा पुल्टा करना जानता है। आप इससे रिवर्सिबिलिटी पूछोगे, आप इससे रिवर्सिबिलिटी इस एज में पूछो मूर्त संक्रियात्मक में तो ये आपको बता देगा। आप इससे इस एज में पूछो आपके स्कूल से आपके घर की दूरी कितनी है, बताएगा 1 किलोमीटर, और आप पूछेंगे घर से स्कूल की दूरी तो तुरंत बताएगा वो भी 1 किलोमीटर होगी। जब स्कूल से घर 1 किलोमीटर दूर है तो घर से स्कूल भी तो 1 किलोमीटर दूर ही होगा। तो यहां रिवर्सिबिलिटी जानता है। उससे पहले सिर्फ क्या जो समझा दिया उसको ज्यादा दिमाग में लगा नहीं पाएगा, उतने बारीक पहलुओं पर समझ नहीं होती है पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल में, लेकिन यहां रिवर्सिबिलिटी कर पाएगा। तो वहां इररिवर्सिबिलिटी रहेगी। वहां पूछ लोगे आपके स्कूल से
आपका घर 1 किलोमीटर दूर है तो आपके घर से स्कूल तो दिमाग नहीं लगेगा कि वो भी 1 किलोमीटर दूर होगा। दूरी, भार, ऊंचाई और सीरिएशन यानी क्रमबद्ध तरीके से कि भाई ये इसके बाद ये आएगा, ये सीरियल रहेगा, ये क्रम रहेगा, उसको करने की योग्यता होती है क्योंकि समझ पैदा हो चुकी है, अच्छी सी लॉजिकल थिंकिंग पैदा हो चुकी है, तार्किक चिंतन कर रहा है, तो पलटावीकरण रिवर्सिबिलिटी भी कर पाएगा और चीजों को क्रम में भी लगा पाएगा, उनके आकार, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, हर एक चीज के हिसाब से संरक्षण कर पाएगा। अब बात आती है, बच्चे कहते हैं संरक्षण, कंजर्वेशन होता क्या है? कंजर्वेशन होता है कि अगर आप किसी चीज के शेप और साइज में चेंज कर देते हो तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी। इस एज का बच्चा जिसे आप कहते हो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इस एज का बच्चा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर किसी चीज के शेप एंड साइज में चेंज कर दोगे भी तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी। रोटी की लोई बनाती है मम्मी, आप किसी छोटे बच्चे से 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे से पूछो, प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे से पूछो कि ये वाला ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो बिली हुई रोटी को बड़ी बता देगा क्योंकि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयता, एक समय में केवल एक ही पहलू पर ध्यान दे पाता, ये देखा फैली हुई है, ये बड़ी है भाई। ये जानता है कि भैया इसी से तो ये बनी ही है, तो जितना इसका शेप है उतना ही इसका शेप, अरे भैया क्वांटिटी सेम रहेगी, इसको दोबारा से यूं लड्डू बना के वापस इधर ही डाल दो। ये होता है संरक्षण कि किसी चीज के शेप और साइज में चेंज करो तो भी क्वांटिटी सेम बनी रहती है और आप उसको जिन चीजों को ला सकते हो उनको वापस ला भी सकते हो उसी स्टेज में। संरक्षण, कंजर्वेशन। एक टर्म पिछले साल ज्यादा देखने को मिला क्वेश्चन में, क्या था? सकर्मक परिणाम, ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, सकर्मक परिणाम या सकर्मक चिंतन, यह भी मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की ही विशेषता होती है। सकर्मक परिणाम क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ आपकी इतनी सी अंडरस्टैंडिंग थी कि एक आइटम X है वो Y से रिलेट करता है, Y आइटम Z से रिलेट करता है, तो बच्चा इतना लॉजिक लगा पाए कि भैया इसका मतलब X आइटम Z से रिलेट करता है या आपस में रिलेट करते हैं, ये बात बच्चा समझ पाए, तो इसे कहेंगे ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, सकर्मक परिणाम। और ये तभी पैदा हो सकता है जब बच्चे के अंदर केंद्रीयता न हो, सेंट्रलाइजेशन न हो, डाइवर्स थिंकिंग हो, यानी विकेंद्रीकरण हो। क्या हो? जब बच्चे के अंदर विकेंद्रीकरण हो, एक पहलू को न देखे, तभी समझ पाएगा कि अच्छा X से Y जुड़ा हुआ है और Y से Z का रिलेशन है, तो X और Z के बीच में भी रिलेशन है, तो संबंध बनाना समझ जाता है। क्या सीख जाता है? संबंध बनाना लग जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षण सीखता है, कंजर्वेशन की शेप और साइज में चेंज कर दो तो भी क्वांटिटी वही बनी रहेगी। संबंध, सकर्मक परिणाम, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस सीखता है कि इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, तो हाँ भैया इनका इनसे ये रिलेशन है। संबंध सीखता है, विकेंद्रीकरण सीखता है, पलटना सीखता है चीजों को कि ये चीज रिवर्सिबिलिटी भी हो सकती है। अगर 3 + 2 = 5 होते हैं, 3 + 2 = अगर 5 होते हैं तो 5 - 3 = 2 हो जाएगा। ये रिवर्सिबिलिटी जानता है, ठीक है, क्योंकि समझ पैदा हो गई है, लॉजिकल हो गया। लास्ट स्टेज होती है जहां जाके बच्चा बहुत समझदार हो जाता है, 11 to 15 ईयर, औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे अंतर्ज्ञान की अवस्था कहते हैं, मतलब अलग लेवल पे ज्ञान चला गया, अब ज्यादा समझदार हो गया है, बहुत हायर लेवल का उच्च चिंतन कर पाएगा, जो चीजें सामने नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं, उनका भी चिंतन कर पाएगा और डिडक्टिव रीजनिंग कर पाएगा, निगमनात्मक तर्कणा कर पाएगा। निगमनात्मक तर्कणा यानी नियमों के ऊपर भी तर्क कर पाएगा, और नियमों के ऊपर तर्क कर पाने की हैसियत तभी आती है जब हायर लेवल पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग पैदा हो गई हो,
कि घर में नियम बना हुआ है, आप तर्क करो कि साबित करिए इस बात से क्या फायदा होता है। मम्मी ने कहा नहाए बगैर खाना नहीं मिलेगा, आपने कहा क्यों मम्मी, नहाए बगैर खाना क्यों नहीं मिला। नियमों के ऊपर तर्क करने वाली सिचुएशन कि खाना खा के भी तो नहाया जा सकता है। तो ये वाली सिचुएशन जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होगी, हायर लेवल पे चिंतन करेगा, जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में भी सोचेगा, बहुत चरम लेवल पे अपनी कल्पनाशीलता होगी, इमेजिनेशन होगी। इस पूरे सिद्धांत की आलोचना एक बेसिस पे की जा सकती है बस। प्याजे साहब कहते हैं कि सीक्वेंस हमेशा चारों चरणों का यही रहता है और इन्हीं चारों चरणों में यही विशेषता है। तो उन्होंने कहा ये जो क्रम है वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन हम ये कहते हैं और आप भी जानते हो, आज के समय में अगर बच्चे को अच्छा वातावरण मिले तो बच्चा अपने कैलिबर से भी ज्यादा सीख जाएगा। और हो सकता है कि एक बच्चे के अंदर, अगर एक बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसके अंदर आप 9 साल के अंदर ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था देख लो। लेकिन ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके के वातावरण में पल बढ़ रहा है। इसके अलावा भी प्याजे साहब की 2 चीजें और समझ लें। प्याजे साहब ने कहा विचार पहले भाषा बाद में। उन्होंने कहा विचार पहले होता है। बोले बच्चा जब तक बोलना नहीं सीखा ना तब तक भी बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, जानता है ये मेरी मम्मी है, ये मूछ वाला आदमी कौन है भाई, ये बेकार आदमी है, ये इसके साथ नहीं, देखता है ऊपर, अरे नहीं यार इसको टच करने में फील मम्मी वाला नहीं आ रहा, सॉफ्ट वाला, रोने लगता है। विचार है उसमें, पागल नहीं है वो, बोलना नहीं जान रहा तो क्या है, विचार नहीं है। तो प्याजे साहब कहते हैं भैया विचार पहले भाषा बाद में। ठीक, ये खुद से बातचीत को ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, जिसे वाइगोत्स्की साहब कहते थे ना बच्चा खुद से बातचीत करता बहुत जबरदस्त चीज है, खुद को रेगुलेट कर रहा है। ये क्या कहते हैं, बच्चा जो खुद से बातचीत कर रहा है बेकार है, फालतू बड़बड़ा रहा है, बड़बोलापन कर रहा है। ईगोसेंट्रिसिज्म है ये, अहम केंद्रितता है कि अपने आप को ही सेंटर में रखता है। तो बच्चा जो खुद से बात कर रहा है उसे प्याजे साहब ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, अर्थहीन मानते हैं, बोलते हैं इसका कोई यूज नहीं। आइए भैया जी क्वेश्चन लगाएं। पहला क्वेश्चन ये है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस रेलेवेंस में आया है? क्रमबद्धता, सीरिएशन, क्रमबद्धता बताया था, क्रमबद्धता कब आएगी बताएंगे। क्रमबद्धता उस एज में पैदा हो जाती है बच्चे के अंदर जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, चीजों को सीक्वेंस में लगाने लगता है, उनके आकार प्रकार रंग रूप के हिसाब से एक आयाम देने लगता है। तो कब आएगी क्रमबद्धता, किस संदर्भ में? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर क्रम दे देना। डेफिनेटली ऐसा थोड़ी ना है कि दूसरों के प्रोस्पेक्टिव को समझने की योग्यता को आप सीरिएशन बोल देते हो या सीरियलाइजेशन बोल देते हो, या चिंतन का वर्णात्मक रूप को आप सीरियलाइजेशन बोल देते हो, या स्थानों जैसे अपने विद्यालय का बच्चा माइंड मैप बना पाए या मैप बना पाए तो उसे आप सीरियलाइजेशन कहोगे, नहीं कहोगे तो चीजें कट जाएंगी। नेक्स्ट, 5 वर्षीय 5 साल की नसीमा है, 5 साल से तो पहली बात तो यहीं क्लियर हो गया, उसको लगता है चिकनी मिट्टी के गोले को अगर दबाकर एक सांप का रूप बना देंगे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। वही युग वाला मामला है इस बच्ची का भी, चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। तो जीन पियाजे के अनुसार इसकी सोच जो है, क्योंकि चल रही है पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है कि मिट्टी के गोले को सांप का रूप दे देंगे तो मिट्टी बढ़ जाएगी। एक ही पहलू देख पा रही है फैलाव का, तो क्या है, केवल केंद्रीयता है। भैया यहां तक तो पहुंचेगी नहीं, यहां तक तो पहुंचेगी नहीं, सकर्मक परिणाम तक तो पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो नेक्स्ट स्टेज है। निगमनात्मक तर्क, अरे भैया ये तो सबसे हायर लेवल है, जीववाद। लेकिन यहां उसने ये थोड़ी ना कहा कि जिंदा हो गया है वो सांप, यहां तो ये है कि दबा दिया, लंबा हो गया तो सांप बड़ा, भैया मिट्टी बढ़ गई, ये सांप। तो एक ही पहलू देख पा रही है, केंद्रीयता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा समझ लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तो भी साइकिल शब्द सुनकर उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। कहाँ सिंबल्स का भर भर के यूज करता है कि अपने आप समझो ना मौसी जी ये कैटरपिलर हैं। कौन सी स्टेज में कि साइकिल सामने नहीं है लेकिन इमेजिनिंग रहती है, कुत्ते की भौं भौं से ही, जैसे ही भौं भौं सुनी तुरंत दिमाग में कुत्ते की इमेज। कौन सी स्टेज है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। कहाँ भाग रहा है भाई, भागो मत,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट, रूही को 3 पेंसिलें दिखाई गई, 3 पेंसिलें क ख ग, 3 जनवरी 2022 को आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, पेंसिल क ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। तो रूही इस कंक्लूजन पे पहुंची कि क ग से बड़ी है, क सबसे बड़ी है, फिर ख है, फिर ग है। तो जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की किस विशेषता को बताया है यहां पर? आप में से कईयों ने, जिन्होंने लास्ट ईयर दिया होगा, उन्होंने ये गलती करी होगी कि उन्होंने सीरियलाइजेशन लगाया होगा, बल्कि यहां वो संबंध रिलेट कर पा रही है कि ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे छोटी है। क्योंकि क्वेश्चन सिंपली ये नहीं कहा गया कि क्रम में लगा दो भैया पेंसिलों को, और उसने अपने हिसाब से देखा और फिर क्रम में लगाया, तो आप सीरियलाइजेशन बोल सकते थे। यहां रिलेशन मेंटेन कराने वाला क्वेश्चन था कि क ख से बड़ी है, ख ग से बड़ी है, तो बताओ। तो कंक्लूजन पे पहुंचना था, तो संबंध बनाना, सकर्मक विचार, ट्रांजिटिव थॉट की बात हो रही थी। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निम्न में से क्या कर पाता है? बताएं। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो क्या कर पाएगा? क्या वो हाइपोथेटिकल सोच पाएगा? बहुत ज्यादा प्रतिज्ञाप्ति चिंतन, हायर लेवल की चिंतन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बेटा, हायर थिंकिंग नहीं करेगा। अंतर्ज्ञान वाली स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। अमूर्त चिंतन भी नहीं कर पाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल। निगमनात्मक डिडक्टिव थिंकिंग कर पाएगा, हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस पे नहीं कर पाएगा। क्या कर पाएगा? रिवर्सिबिलिटी कर पाएगा, प्रतिवर्तन या रिवर्सन कर पाएगा। उम्मीद है कि इस सिद्धांत को अब आपको दिक्कत नहीं होगी लास्ट ईयर के हर प्रश्न को बनाने में, क्योंकि मैंने आपको वो कोरिलेशन समझा दिया है जहां से आप क्वेश्चंस को ब्रेक कर पाओगे और आसानी से अपने प्रीवियस ईयर के इस टॉपिक से रिलेटेड 2 नंबर खींच पाओगे अपनी झोली में। तो फिर मिलते हैं कल एक नए सिद्धांत के साथ। टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे। इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, और वीडियो को लाइक कर लें, और वो आपकी मर्जी है, खैर शेयर कर लें ताकि बाकियों का भी फायदा हो जाए। चलिए भैया।